दोस्तों नमस्कार। सबसे ताकतवर शख्स को भी चुनाव जीतने के लिए हर राज्य की लगाम अपने हाथ में चाहिए। मौजूदा प्रधानमंत्री शायद इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं और 3 महीने के बाद इस देश को एक बार फिर प्रधानमंत्री को ही चुनना है। और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री को किस बात का डर है, और यह मानकर जब हर कोई चल रहा है कि बीजेपी को चुनाव में हराना मुश्किल है, तो इन सब के बावजूद भी राज्य दर राज्य या तो समझौता हो जाए या कोई डील हो जाए, या फिर डरा दिया जाए या सरकार को डगमगा दिया जाए, या हो तो सरकार ही पलट दी जाए, क्योंकि हर की लगाम हाथ में चाहिए। और लगाम जब हाथ में रहेगी तो मतलब दो ही होते हैं, एक तो वहां का सिस्टम और सरकार अपने हाथ में, और उसके जरिए चुनाव को क्या प्रभावित भी किया जा सकता है, खास तौर से उन सीटों पर जहां पर मार्जिन बहुत कम होता है। तो क्या राजनीतिक तौर पर एक शिकस्त से बचने के लिए कि किसी भी हालत में 272 के नीचे बीजेपी आ ना जाए, तो चुनाव से पहले गारंटी चाहिए, तो चुनाव से पहले हर हाल में हर राज्य की लगाम भी हाथ में चाहिए। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोई मायने, कोई मुद्दा नहीं रखता है, क्योंकि सिस्टम और सरकार आपके पास होगी तो कौन सा मुद्दा मायने रखेगा। और उन मुद्दों के आश्रय अगर कोई नैरेटिव इस देश में बन रहा है या बनाया जा रहा है, तो पहली बार एक घालमेल नेशनलिज्म और हिंदुइज्म, यानी हिंदुत्व कार्ड और राष्ट्रवाद दोनों को मिलाकर प्रधानमंत्री जिस तरीके से अयोध्या से लेकर बनारस और बनारस से लेकर उज्जैन और अब कामाख्या तक जा चुके हैं, संदेश एक ही है कि दरअसल मंदिरों का अतीत, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति भारत की नींव से जुड़ी है, और राष्ट्रवाद की यह परिभाषा उसी दायरे में आपको देखनी होगी। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इन परिस्थितियों को परख लीजिए कि हर राज्य की लगाम भी क्यों हाथ में चाहिए और इस वक्त परिस्थिति क्या है। कल प्रधानमंत्री उड़ीसा में मौजूद थे, लेकिन उनके भाषण का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो वहां की सरकार को निशाने पर ले। 10 बरस पहले कांग्रेस की सरकार जब इस देश में थी, उसने क्या क्या किया, और उससे पहले आजादी के बाद से लेकर 2014 तक क्या कुछ और कितने अंधेरे में उड़ीसा समाया रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है। यानी वहां की सरकार के साथ समझौता हो गया, और नवीन पटनायक अब विपक्ष में नहीं है बल्कि बीजेपी के साथ एक मित्र की भूमिका में है, और मंच से प्रधानमंत्री नवीन पटनायक को अपना मित्र कहने से हिचके नहीं। तो क्या यही समझौता आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ हो गया? बिल्कुल, क्योंकि वहां तो दोनों में होड़ थी, चंद्रबाबू नायडू में भी और जगन रेड्डी में भी। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि आंध्र के भीतर भी राजनीतिक तौर पर बीजेपी की पहुंच पकड़ हो या ना हो, लेकिन किसी दूसरी पार्टी, और खास तौर से वो चंद्रबाबू नायडू हो या कांग्रेस हो, उन्हें भी उपजने आगे बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि 2072 ही नहीं, 272 ही नहीं, बल्कि कहीं बड़ा आंकड़ा लोकसभा चुनाव में लेकर आना है। तो आइए इस एक एक सीढ़ी चलिए। हमने तो आपके सामने सिर्फ बीजेडी और वाईएसआर का जिक्र भर किया है, लेकिन इस देश के मानचित्र पर जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो आपके भीतर एक सवाल होगा, महाराष्ट्र में कितनी सीटें थी जिसको प्रभावित कर सकते थे अगर वहां पर हाथ में लगाम ना होती, चुनाव हार जाते तो। लेकिन वहां तो अपनी सरकार बना ली। बिहार की कितनी सीटें हैं जहां पर अगर लगाम हाथ में ना रहती तो क्या कुछ हाथों से निकल जाता, कितनी सीटें प्रभावित होती, तो वहां सरकार गिरा डाली। इन्हीं परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होना चाहिए। मायावती की खामोशी या उनका अलग रहना उस दिशा की एक सियासत का हिस्सा है, और यह त्रिकोणीय मुकाबला बंगाल के भीतर भी होना चाहिए। अन्यथा वहां पर भी स्थिति मुश्किल आ जाएगी, और वहां अगर समझौता हो गया तो त्रिकोणीय मुकाबला एक समझौते के तहत बीजेपी को जीत तो दिला ही देगा। उस दिशा में यह लकीर खींची जा चुकी है। तो बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उसके बाद आइए कर्नाटक और तेलंगाना। कर्नाटक में जेडीएस
के साथ समझौता हो गया, 4 सीटें उसे दे दी गई, लेकिन उसे साथ में लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब आप निगरानी अपने तौर पर रखना चाहते हैं तो वहां के स्थानीय कैडर को, जो वहां की रीजनल पार्टी होगी, उसको साथ लेकर चलना होगा। तो समझौता वहां पर जेडीएस के साथ हो गया, यानी देवगौड़ा के साथ हो गया। और वहीं तेलंगाना के भीतर भी कल तक जो खास तौर पर विरोधी थी, बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव, अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के खिलाफ समझौता उससे भी है क्योंकि माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर चंद्रबाबू नायडू का साथ कहीं किसी तौर पर तेलंगाना के भीतर इस विधानसभा चुनाव में तो खुले तौर पर नजर नहीं आया, आया था। तो यहां पर बीआरएस यानी चंद्रशेखर राव का कैडर काम करेगा, वहां पर अपने तौर पर जगन रेड्डी का करेगा और वहां पर अपने तौर पर जेडीएस का करेगा। यानी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी समझौता होगा। और यह परिस्थिति पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड के भीतर भी डगमगाती हुई हेमंत सोरेन सरकार, जिसे कि कल बहुमत साबित करना है, डिग गए तो ठीक है, नहीं डिगे तो फिर देखा जाएगा। अब सवाल है कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की राजनीति मोदी से इतर रहती, वो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं है, या वाजपेयी काल के उस दौर में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहब, अब वह भी नहीं है। यहां तो दिल्ली ने नियुक्त किया है। तो दिल्ली की पहरेदारी इस देश के भीतर में कोई ऐसा राज्य बचा नहीं, अगर हिमाचल छोड़ दीजिए तो। उसके बाद जरा परखना सोचना शुरू कीजिए कि वह कौन सा राज्य है जहां डील नहीं हो पा रही है। आप कहेंगे आम आदमी पार्टी दिल्ली के भीतर बड़ा शोर मचा हुआ है। आपको इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के वक्त तक का, क्योंकि क्या यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में होगा। राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसी बिसात है जिस बिसात के आश्रय अगर हर परिस्थिति को आप परखना शुरू करें तो वाकई राज्य दर राज्य जिन सीटों पर बीजेपी के सामने मुश्किल हालात हैं, उन जगहों के कौन कौन सी सीट और उनकी कितनी तादाद है, तो इस देश में तकरीबन 70 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर बीजेपी खिसक सकती है इस बार, अगर वहां पर समझौता गठबंधन के साथ हो गया और दूसरी तरफ लगाम हाथ में नहीं रही तो क्या वाकई यह एक ऐसी राजनीतिक बिसात है जिसमें शक होने की गुंजाइश पूरी है। हमें लगता है इन सीटों पर एक एक राज्य के जरिए आपके सामने निकल कर आए, उससे पहले एक दृष्टि डाल लीजिए प्रधानमंत्री आखिर क्यों इस दौर में मंदिर मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और पहली बार नेशनलिज्म और हिंदुइज्म दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल नए तरीके की परिभाषा इस देश में भारत की संस्कृति और भारत के राष्ट्रवाद को मिलाकर मंदिर के आश्रय रख रहे हैं। जो उन्होंने आज कामाख्या कॉरिडोर को लेकर जब असम पहुंचे तो उसके ऐलान के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वह राजनीतिक तौर पर कितना मान्य हो या ना मान्य हो, लेकिन निगाहें और निशाना 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या के बाद कामाख्या मंदिर है, इसे जरा समझ लीजिए। से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं।
भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। अभी तक की बीजेपी की राजनीति में यह माना गया कि हिंदुत्व का राग अलग होता है और राष्ट्रवाद का राग अलग होता है। राष्ट्रवाद सेना से जुड़ जाए, धारा 370 से जुड़ जाए, G20 से जुड़ जाए, चंद्रयान से जुड़ जाए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल से जुड़ जाए, लेकिन हिंदुत्व का राग अलग होता है। लेकिन कामाख्या पहुंचते पहुंचते यानी असम पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच की लकीर आपको मिटती हुई दिखाई दे सकती है। तो यह एक वैचारिक बदलाव की परिस्थिति है। तो क्या इससे चुनावी जीत मिल जाएगी? जी नहीं। चुनावी जीत तो जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, हर राज्य की लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए। और इन परिस्थितियों को अगर आप परखना शुरू करें तो खास तौर से बिहार के भीतर अगर नीतीश कुमार और आरजेडी एक साथ होते तो बड़ा घाटा खुले तौर पर बीजेपी को होता, यह हर कोई जानता है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि आखिर वह कौन सी सीटें थी जिसको लेकर बीजेपी को अब भी लगता रहा कि अगर पिछले चुनाव की तुलना करना शुरू करें मौजूदा वक्त में तो वहां हार भी मिल सकती है। मसलन जहानाबाद की सीट, यहां पर जेडीयू जीती थी 1751 वोट से, तो बीजेपी को यह समझाना पड़ा या बीजेपी के ये अनुकूल परिस्थिति थी कि अगर अब दोनों मिल जाएंगे तो एक बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। कमोवेश कटिहार में भी जेडीयू जीती थी लगभग 57,000 वोट से, लेकिन सामने कांग्रेस थी। अब ये तीनों एक साथ खड़े होते तो मुश्किल। और इन सब के साथ साथ अगर पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र की सीट में आइएगा तो वहां पर बीजेपी 39,000 वोटों से जीती थी। लगभग 7 सीटें ऐसी हैं जो खिसक जाती बीजेपी सोच भी नहीं पाती कि वो कैसे जीतेगी। इस दायरे के भीतर में बीजेपी की मुश्किल यह कि अगर लगाम हाथ में रहेगी तो सिस्टम हाथ में रहेगा। और खास तौर से झारखंड के भीतर, यहां बिहार में तो चीजें पलट दी गई, लेकिन झारखंड के भीतर तो डगमगाई है। वहां की 3 सीट अगर देखिए, दुमका, खूंटी और लोहरदग्गा, तीनों बीजेपी ने जीती। खूंटी की सीट सिर्फ 1445 सीट से जीती गई, जहां से अर्जुन मुंडा जीते थे। दुमका की सीट हालांकि 47,000, यहां से शिबू सोरेन हारे थे, जो इस बार संभव ही नहीं था कि वहां से हारेंगे शिबू सोरेन। लेकिन यह परिस्थिति बतलाती है कि अगर अपने हाथ में लगाम रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और पिछले दौर के में जब चुनाव हो रहा था तब बीजेपी की सरकार वहां पर थी और लोहरदग्गा के भीतर भी 10,000 वोटों से बीजेपी जीती। सवाल यह है कि अगर बिहार, झारखंड, उसके बाद हमें लगता है महाराष्ट्र में सत्ता की जरूरत क्यों पड़ी। यहां खास तौर से 6 सीटें ऐसी जो अकोला की सीट है, औरंगाबाद की स्थिति है, चंद्रपुर की सीट है, नांदेड़ की सीट है, परभणी की सीट है और रायगढ़ की सीट है। इसमें सिर्फ नांदेड़ की सीट ऐसी है जो कि बीजेपी के हाथ में अगर सिस्टम रहे तो वो जीत सकती है। लेकिन सवाल है कि इसके अलावे 9 सीट ऐसी है जहां पर क्या उस दौर में कोई सिस्टम काम कर रहा था जब अपनी ही सरकार थी और अपने अनुकूल चीजें थी, तो सिस्टम क्या मायने इतना ज्यादा रखता है। और इस परिस्थिति में अगर बंगाल के भीतर को देखिएगा तो बंगाल के भीतर सबसे ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि बंगाल में अगर टीएमसी यानी ममता बनर्जी को 43% वोट मिले तो बीजेपी को भी 40% वोट मिले, उसको 18 सीटें भी मिली। लेकिन इन 18 सीटों में से लगभग 14 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जितने वोटों से जीती है, दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं वह उस अंतर से कहीं ज्यादा है। मैसेज होता कि अगर गठबंधन इंडिया का चल पड़ता तो एक झटके में सुपड़ा साफ बंगाल के भीतर बीजेपी का हो जाता। खास तौर से अगर हम जिक्र करना शुरू करें बालूरघाट, बर्धमान की दुर्गापुर की सीट, बैरकपुर की सीट, बिष्णुपुर की सीट, कूच बिहार की सीट, हुगली की सीट, जलपाईगुड़ी की सीट, झारग्राम की सीट, मालदा उत्तर की सीट, मेदिनीपुर की सीट, रायगंज की सीट, बनगांव की सीट, इतनी बड़ी तादाद में हम कह रहे हैं बनगांव के भीतर अगर बीजेपी 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीती तो दूसरी तरफ 1 लाख से ज्यादा मतों को तो सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर पाया। और अगर सब जुड़ जाएं तो मैथमेटिक्स तो बीजेपी के खिलाफ चली गई। तो क्या यही वजह है कि पहली बार
जो डील हो रही है उसमें ममता बनर्जी ने जो 2 दिन पहले इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी आती है तो हिंदू हिंदू कहती है, और जब कांग्रेस और लेफ्ट आते हैं तो ये मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं, लेकिन मैं तो हर धर्म को मानती है। हमें लगता है इस समाज को समझना चाहिए उस राजनीतिक बिसात पर जब सेकुलरिज्म का जिक्र हो रहा हो और यह मानकर चला जा रहा हो कि इंडिया के भीतर धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, लेकिन उसी धर्म को राजनीतिक ढाल बनाते हुए ममता बनर्जी ने जो बात 2 दिन पहले कही थी उसे जरा सुनिए। প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই। প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, অর্থাৎ হিন্দুরা দিচ্ছে সুশ্রী, হিন্দুদের দিচ্ছে সুশ্রী বিজেপি, আর কংগ্রেস সিপিএম দিচ্ছে সুশ্রী মুসলিমদের। ও করবে হিন্দু আর ও করবে মুসলিম, আর আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান হয়েও আমরা সব বাদ। এটা হতে পারে না। ममता बहुत साफ तौर पर कह रही है बीजेपी को हिंदुओं का वोट चाहिए और कांग्रेस और सीपीएम अगर मिल जाती है यानी वामपंथी मिल जाते हैं तो ये मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बेचैन है, और मैं तो सभी की हूं और सब मेरे साथ हैं तो तालियां बजती हैं। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता तो सिर्फ बीजेपी की सीटों का जो आकलन हम आपसे इससे पहले कहे थे, बर्दवान दुर्गापुर में सिर्फ वो बीजेपी जीती थी 2439 वोटों से, बलुरघाट में जीती थी 33,000 वोटों से, बैरकपुर में जीती थी 14,857 वोटों से, विष्णुपुर में जीती थी 78,000 वोटों से। लेकिन विष्णुपुर के भीतर देखिएगा तो सीपीएम को अकेले 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, कांग्रेस को लगभग 18-19 हजार वोट मिले, कूच बिहार में जीती थी 54,000 वोटों से, और यहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक को 46,000 से ज्यादा वोट, कांग्रेस को 28,000 से ज्यादा वोट, हुगली में वो जीती 73,000 वोटों से, लेकिन यहां पर सीपीएम को लगभग 1.25 लाख वोट मिले, कांग्रेस को लगभग 25,000 से ज्यादा वोट मिले, जलपाईगुड़ी में वो जीतती है 1,84,000 वोटों से, इतने अंतर से जीती। लेकिन दूसरी तरफ सीपीएम वो टीएमसी को हरा रही है हर जगह पर, और यहां पर सीपीएम और कांग्रेस को मिला दीजिएगा तो वह 1 लाख से ज्यादा वोट के दायरे में एक झटके में खड़े हैं, और झारग्राम में वो 11,000 वोटों से जीती, टीएमसी को हराती, और यहां पर सीपीएम और कांग्रेस को जोड़िएगा तो ये 1 लाख से ज्यादा वोट इन्हें मिला। इसी तरीके से मालदा उत्तर में भी अगर वो 84,000 वोटों से जीतती है तो वहां कांग्रेस के पास तो 3 लाख वोट बर्बाद हो गए जो मिले भी, और वो तीसरे नंबर पर आई। मिदनीपुर के भीतर भी वो 88,000 वोट से जीती बीजेपी, लेकिन सीपीआई और कांग्रेस को मिला दीजिएगा तो वह इस 88,000 को पार कर जाते हैं। रायगंज में 60,000 वोटों से बीजेपी जीती, लेकिन दूसरी तरफ सीपीएम 1,82,000 वोट पाती है और कांग्रेस 83,000 से ज्यादा वोट पाती है, लेकिन हार जाती है। मैसेज बहुत साफ तौर पर है, गठबंधन के भीतर पश्चिम बंगाल में एक झटके में सुपड़ा साफ हो जाता, तो कहां डील करनी है, कहां डराना है, कहां समझौता करना है। और इसीलिए नए मित्र नवीन पटनायक को जब कल ताल ठोक रहे थे प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा पहुंचकर, तो अपने मित्र के तौर पर बता रहे थे, लेकिन वहां के भीतर का सच भी अगर देखिएगा तो उसमें बालासोर है, भुवनेश्वर है, कालाहांडी है, मयूरभंज है, संबलपुर है, ये जो 6 सीटों का जिक्र है वो एक झटके में खिसक जाएगी। तो क्या अपनी हाथ में लगाम बीजेपी चाहती है, इसीलिए वो इस तरीके की राजनीति में बढ़ चुकी है कि उसे पता है कि एक सिस्टम तो काम करता है, जिले का कलेक्टर तो काम करता है, पुलिस तो काम करती है, उसके बाद सेकंड लेयर चाहे सेंट्रल फोर्सेस की हो, लेकिन अगर राज्य में अपनी सरकार है, अपना सिस्टम है, और जब दोस्तों को मिला लिया, चाहे वो जगन रेड्डी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, जो इंडिया के हिस्सेदार नहीं है, लेकिन जब आपने मिला लिया तो एक बात की तो गारंटी हो गई। और इससे हटकर अगर डरा दिया उसमें ममता बनर्जी को ले आइए, या जिन्हें पूरी तरह ढा दिया उसमें नीतीश कुमार को ले आइए, एक बात तो तय है, बहुमत में बीजेपी ही आएगी। वो चाहे बहुमत को अपने बूते ना पा पाए, लेकिन अगर गठबंधन की स्थिति आएगी तो सभी साथी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सभी साथ खड़े हैं। तो क्या 272 के आंकड़े को अपने हिस्से में लाने के लिए अब राज्यों के छत्रपों को यह खुले तौर पर समझौता और डील है कि देखिए
इस लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ, हम राज्य की राजनीति में आपके साथ। क्या यह पूरा का पूरा गठबंधन की राजनीति राज्य दर राज्य यही बता रहा है? और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो उत्तर प्रदेश है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भीतर बीते चुनाव में जो 62 सीटें हासिल की उसमें सब कुछ बीजेपी के अनुकूल था। बदायूं जहां से धर्मेंद्र यादव हार गए थे, वह सिर्फ 18,000 वोटों से हारे थे और वहां संघमित्रा मौर्य जीती, जिनके पिताजी आज समाजवादी पार्टी में हैं। बागपत के भीतर 23,000 वोटों से सिर्फ बीजेपी जीती थी, सत्यपाल सिंह हारे कौन थे? जयंत चौधरी। क्या यह संभव है इस बार? मुश्किल हालात हैं, तो क्या उनको भी डिगा दिया जाएगा? हो सकता है, क्योंकि इस इलाके के भीतर अगर आप आइएगा तो मुजफ्फरनगर में बीजेपी जीतती है सिर्फ 6,526 वोटों से। यहां आरएलडी के अजीत सिंह हार गए थे, 5,67,000 वोट पाकर भी हार गए, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी को 5,73,000 वोट मिले थे। तो क्या 6,500 वोट मैनेज हो जाते हैं अगर सिस्टम अपने हाथ में रहे, लगाम अपने पास रहे? सहारनपुर में बीएसपी जीती थी और बीजेपी हार गई थी यहां पर, और यहां पर कांग्रेस के इमरान मसूद थे जिनको 2 लाख से ज्यादा वोट मिला। लेकिन अब बीएसपी को अलग करके त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति ला दी गई, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो बीएसपी की जो 2 सीटें महत्वपूर्ण है, श्रावस्ती और सहारनपुर, इन जगहों पर बीजेपी हारी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से हारी। तो क्या बीजेपी को लगने लगा अगर उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों को बढ़ाना है तो मायावती को अलग थलग रखना होगा, और मायावती अलग थलग रहेगी तो उनके वोट बीजेपी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे या इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। क्या उसकी गठबंधन की सियासत इस दिशा में जाती है? बीजेपी के लिहाज से तो जाती है, क्योंकि लगाम हाथ में रहेगी। तो शास्त्री में तो सिर्फ 5,320 सीटों से ही बीएसपी ने बीजेपी को हराया था। यहां पर कांग्रेस को 58,000 वोट मिले, लेकिन कोई मायने नहीं रखते हैं वो। यहां पर देखिए, अगर आप सुल्तानपुर में आइए जहां मेनका गांधी जीती, वह भी सिर्फ 14,000 वोटों से जीती, उन्होंने बीएसपी को हराया। यहां कांग्रेस को 41,000 वोट भी कोई मायने नहीं रखते हैं। यानी अलग अलग जगहों की परिस्थिति बताती है कहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो तो बीजेपी के अनुकूल हो, कहां पर किस तरीके से बिल्कुल लगाम अपने हाथ में रहे तो इतने वोट मैनेज किए जा सकते हैं। और यह लेकर लगभग 65 से 70 सीटें इस देश के भीतर में है, जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी की कमजोर कड़ी है। इसके दायरे में उत्तर प्रदेश में लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 सा जो हमने पास लिखा हुआ है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शास्त्री, सुल्तानपुर, बदायूं, बागपत, बलिया, बस्ती, चंदौली, कनौज, मछली शहर, मेरठ, इस तरीके की सीट अगर राज्य दर राज्य परखती चले जाइएगा, तब यह सवाल आपके सामने उभर कर आएगा, क्या एक ताकतवर शख्स को चुनाव जीतने के लिए इतनी ताकत की जरूरत और पड़ रही है, जहां पर अपने हिसाब से सिस्टम भी चल सके, वो सिस्टम राज्य का हो और केंद्र का हो, दोनों अगर साथ चले तो इसके बाद बचता क्या है? और यही सवाल शायद लोकसभा चुनाव के भीतर समा चुका है कि किस तरीके से 24 के चुनाव से पहले कहां कहां किन किन राज्यों में कैसे कैसे किस किस मुख्यमंत्री को डिगाना है या पलटना है या डील करनी है या अपने साथ लाकर खड़ा करने की मजबूरी ला ही देनी है। इन्हीं परिस्थितियों की दिशा में यह पूरी बिसात बिछा ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।